आप जानते हैं बाजार का हाल। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में हाहाकार मचा रहा। बाजार पर बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1.5% फिसलकर बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो 1258 पॉइंट गिरा, वहीं निफ्टी 389 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट रही। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गई हैं कंचन नौटियाल। तो कंचन, बताएं, आज बाजार में भारी बिकवाली रही, क्या है इस गिरावट के पीछे बड़ी वजह? तो डेफिनेटली आज बाजार के अंदर एक पैनिक तो हमें देखने को मिला, लेकिन अब देख लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा। निफ्टी के 4 शेयर ऐसे हैं जो हरे निशान पे बंद हुए, रेस्ट ऑल द स्टॉक्स सारे के सारे रेड पे बंद हुए हैं। गेनिंग साइड में बात करते हैं, अपोलो हॉस्पिटल की 2% की तेजी, कंज्यूमर टाटा कंज्यूमर में 1%, टाइटन करीबन 1% और एचसीएल टेक करीब 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में अब देखिए आप, टाटा स्टील करीबन 4.25%, ट्रेंट में 4.5%, बीपीसीएल 4% और एनटीपीसी भी करीबन 4% की बड़ी गिरावट के साथ आज बंद हुआ है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो बढ़ने वालों में नायका 2.5% की तेजी, जुबिलेंट फूड में 1% की, बिकॉज इन दोनों के क्वार्टरली अपडेट सामने आए हैं जिसके बाद ये तेजी देखने को मिली है। एसबीआई कार्ड में 1% और एम्फेसिस भी करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में देखते हैं, आयरेडा 7% का दबाव यहां देखने को मिला। एनएलसी इंडिया में 6%, एचपीसीएल 6% और एसजेवीएन में भी करीब 6% की बड़ी गिरावट आज के सत्र में देखी गई। इसके बाद बात करते हैं एफएनओ में कौन से बढ़ने वाले शेयर्स रहे, जैसे कि नायका 2.5% की इसमें यहाँ पे बढ़त देखने को मिली, आरबीएल बैंक में 3%, मेट्रोपोलिस हेल्थ में भी 2% और अपोलो हॉस्पिटल भी करीबन 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो बाजार का सेटअप कैसा है और इतनी बड़ी गिरावट और बिकवाली बाजार में क्यों रही? आखिर बाजार के लिए आज का दिन इतना खराब क्यों है, बता रहे हैं मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। बहुत खराब दिन मार्केट के लिए। अब देखिए, आप कारण कुछ भी गिनाएं, आज सबसे ज़्यादा जो कारण गिनाया जा रहा था वो था ये रीसेंट वायरस। लेकिन देखिए, हम में से कोई भी डॉक्टर या मेडिकल फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, तो इसके लिए इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट करना शायद थोड़ा टफ होगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर यही इशू होता तो पूरी ग्लोबल मार्केट गिरती। हमारी मार्केट अकेले नहीं गिरती। हमारी मार्केट काफ़ी वीक है, उसे बस बहाने चाहिए गिरने के लिए। इस समय बैंकिंग के अपडेट्स आए, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थे अपडेट्स, लेकिन स्टॉक्स काफ़ी गिर गए। खासतौर से पीएसयू बैंक निफ्टी देखिए किस तरीके से गिरा। ज़बरदस्त डिक्लाइन पीएसयू बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिला। इंडेक्स करीब 4% नीचे था। उसके अलावा और भी कारण थे मार्केट में। एफआईएस की सेलिंग शायद वापस आई है, डॉलर रुपी काफ़ी वीक हो गया है, उसका एक इम्पैक्ट है। सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब है इस समय। तो ये कुछ 4-5 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आज मार्केट गिरा। लेकिन इवेंचुअली एक चीज़ आपको माननी होगी कि मार्केट का टेक्सचर ख़राब है। निफ्टी सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है और एक बड़ा सेलर वापस आया, वो है एफआईआईएस। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना होगा। लेकिन आज की मार्केट की एक और ख़ास बात थी, आज मार्केट ब्रेथ बहुत ही ख़राब थी और आज मिड कैप में ब्रूटल डिक्लाइन थी। मतलब जैसे कहते हैं ना, आज लोगों की चीखें निकल जाएं, वो वाली मार्केट थी। आप एडवांस डिक्लाइन देखिए और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक 6, 7, 8, 10% नीचे बंद हुए थे। तो ये आज की ट्रेड में क्लियरली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी देखने वाली जो थी। अब क्या करें इस मार्केट में? एक चीज़ तो बहुत क्लियर है इस मार्केट में, एज अ ट्रेडर जल्दबाजी मत करिए बाइंग करने की। मार्केट का टेक्सचर बहुत वीक हो चुका है और मार्केट काफ़ी क्रूशियल लेवल तोड़ चुका है। और जब तक मार्केट अब इसको अरेस्ट नहीं करता, यानी कि 3-4 दिन निफ्टी डे हाई पर बंद हो जाए, 3-4 दिन मार्केट एटलीस्ट कुछ मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो जाए, जब तक ऐसा ना हो तब तक किसी भी रैली पर भरोसा मत करिए। आपको याद होगा पिछले थर्सडे को ही निफ्टी में 500 पॉइंट की रैली आई थी, कहाँ उड़ गई वो पता भी नहीं चल रहा है अब। तो इसके लिए किसी भी रैली में अभी भरोसा मत करिए और किसी भी रैली में फंसिए मत। और अगर आप किसी पोजीशन में फंसे हुए हैं तो रैली में से एग्जिट करने की कोशिश करिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और अगर आप अपना मार्क टू मार्केट पोर्टफोलियो रोज़ देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके मार्क टू मार्केट में काफ़ी जो अगर गेंस हैं वो काफ़ी नीचे आए होंगे। लेकिन पैनिक में बेचने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की बजट एक्सक्लूसिव खबर। अगले महीने पेश होने वाले बजट में कंजम्पशन बढ़ाने पर खास फोकस हो सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसके लिए इनकम टैक्स में कटौती समेत दूसरे उपायों पर गंभीर चर्चा की जा रही है। पूरी खबर जानने के लिए जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, बताएं क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास?
देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार बजट में सबसे महत्वपूर्ण जो थीम रहने वाली है वह है कंजम्पशन। बजट में ऐसे कई सारे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कंजम्पशन को बढ़ावा मिले और इसके लिए लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदमों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम ये हो सकता है कि इनकम टैक्स में अच्छी खासी रियायत दी जाए। और इनकम टैक्स में जब रियायत की बात कर रहा हूँ तो आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक कर रहे थे उस वक्त भी मुद्दा गंभीरता से उठा था। वित्त मंत्री अलग अलग प्री बजट कंसल्टेशन कर रहे हैं, वहां भी मुद्दा गंभीरता से उठ रहा है। तो अब वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। तो इनकम टैक्स में रियायत देने के 3 अलग अलग विकल्प हैं। एक विकल्प यह है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपये अभी है उसे बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि इनकम टैक्स के नेट के दायरे से लोग निकलेंगे भी नहीं और इनकम टैक्स की राहत मिल जाएगी। दूसरा जो विकल्प है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये है कि 20% और 30% के स्लैब जो है उसमें आमदनी की रकम काफी कम है। जैसे 12 लाख से 15 लाख तक की आमदनी है तो 20% टैक्स लगता है। 15 लाख से जैसे ही आमदनी बढ़ जाती है सीधा 30% लग जाता है। तो यहां पे आप एक बदलाव दे सकते हैं ताकि 15 लाख तक की आमदनी वाले कैटेगरी के लोगों को एक राहत मिलता हुआ दिखे। और तीसरा कि इनकम टैक्स छूट की सीमा में कम से कम 50,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दीजिए। तो ये इनकम टैक्स में राहत देने के अलग अलग विकल्प हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अलग भी कई सारे डायरेक्ट कैश सब्सिडी वाली स्कीम है, जैसे मनरेगा हो गया, किसान सम्मान निधि योजना हो गया। तो इसके जरिए भी सरकार चाहे कि इनकी रकम बढ़ाई जाए ताकि ग्रामीण इलाकों में लोगों के हाथ में सीधे ज्यादा पैसा जाए ताकि वो खर्च करें। और ऐसी अलग अलग विकल्पों पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन सरकार जो सूत्र बता रहे हैं सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोग हाथ में पैसा दें तो वो पैसा खर्च करें, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं कि उस पैसे को सेविंग में डाल दें। इसलिए कई सारे रास्ते हैं जिसको पहले देखा जाएगा उसको क्या नफा नुकसान होगा, फिर सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी। तो बजट पेश होने से 1 हफ्ते पहले तक ये सारे कैलकुलेशन चलते रहते हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस एक्सक्लूसिव खबर के लिए। चलिए बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर चुनावी घमासान बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते सीएम आवास पर खर्च किए गए पैसों पर जमकर सियासत हो रही है। इस बीच सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास पर कुल 33 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस रिपोर्ट में पर्दे से लेकर सीएम हाउस में बनाए गए मिनी बार का भी जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले सीएम हाउस में रेनोवेशन के लिए 7 करोड़ 91 लाख रुपए अनुमानित खर्च बताया गया था, लेकिन जब 2022 में काम पूरा हुआ तो इस पर कुल खर्च 33 करोड़ 66 लाख रुपए का आया। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई हैं। बीजेपी ने जहां सीएम हाउस को लेकर आप पर हमला किया है, वहीं आम आदमी पार्टी ने पीएम आवास पर भी सवाल खड़े किए हैं। सीएजी ने 139 सवाल खड़े किए हैं, 139। डीयूएसी और दिल्ली नगर निगम की परमिशन के बिना आपने इस बंगले को बना कैसे दिया? जो मुख्यमंत्री दिल्ली में अपना शीश महल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके बनाते हो, वो दिल्ली की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं, ये इस बंगले से मैसेज जाता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर इस बंगले की वास्तविक कीमत का अंदाज़ा लगाना है तो हमें पीडब्ल्यूडी के साथ साथ अनेक सरकारी विभागों के खातों की जांच करनी होगी। 2300 करोड़ के प्रधानमंत्री जी के आवास पे और 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे और 10 लाख के सूट पे कोई रिपोर्ट आई क्या?